मिट्टी का बेटा नावल मुसन्नफ ख्वाजा अशरफ फसल 11। सुमेरा और उसकी सहेलियों ने सोचा तो ये था कि रिजवान के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल में मोरनिया बनने का अहद करके और फिर स्टेज पर उसे तन्हा छोड़कर वो उसकी सुबकी का सबब बनेगी। लेकिन जिस तरह रिजवान ने इंतहाई खूबसूरती और आसानी के साथ अपना फंक्शन किया था, इससे उन्हें हजीमत का एहसास हो रहा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वायलिन के साथ मोहब्बत और मसलसल रियाज से रिजवान वायलिन बजाने में जो माहिरुल महारत हासिल कर चुका है, उसे इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक गैर मामूली तौर पर ज़हीन तालिब इल्म ही नहीं था, बल्कि पढ़ाई लिखाई के साथ उसने वायलिन बजाने में जो मलका हासिल किया था, वो उसे दुनिया की किसी भी महफिल में नुमाया करने के लिए काफ़ी था। सुमेरा अपनी सहेलियों के साथ अपसेट थी। मैंने तो पहले ही इसे इनकार कर दिया था कि वो फेस्टिवल में वायलिन बजाए या ना बजाए, वो मोरनी का रूप धार कर स्टेज पर नहीं जाएगी। लेकिन तुमने उसके कॉलेज में पहले दिन फूल ना बनने का बदला लेने के लिए उसके साथ गेम खेलने का फैसला किया था। लेकिन अमलन हमारे समेत सब तालबात वहां मोरनियों की तरह पहलें डाल रही थी। वो अपनी सहेलियों पर बरस रही थी। ठीक है यार, दिल छोटा ना करो, अभी तो वो और हम कई बरस तक KE में हैं। उसके साथ हिसाब किताब करने के कई मौके आएंगे। सुमेरा की सहेलियां उसको तसल्ली दे रही थी। नहीं, इसने जिस तरह हमारी सुबकी की है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है और अब मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। हम यहाँ डॉक्टरी पढ़ने आए हैं, किसी से दोस्ती या दुश्मनी पालने नहीं आए। कहने को तो सुमेरा ने अपनी सहेलियों से ये बात कह दी थी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में कोई चोर छुपा बैठा था जो उसकी सोचों पर मुसलसल कहके लगा रहा था। कर्नल इकराम की इकलौती बेटी मेजर आफ्ताब और कैप्टन रशीद की छोटी बहन कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई इस तरह उसकी हजीमत करे। वो भी एक कम्हार का बेटा जिसकी वजह शोहरत महज गधे के साथ खिंची एक तस्वीर है जिसमें उसने हॉलीवुड का हीरो नजर आने की कोशिश की है। सुमेरा की इन सोचों पर उसके दिल के अंदर बैठे चोर के कहकों की सदा बुलंदतर होकर उसकी जख्मी अना पर मजीद कचोके लगा रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो मरकूज रखना भी मुश्किल होने लगा था। दूसरी तरफ रिजवान बिल्कुल पुरसकून था। एक हल्की सी लहर जिसके बहाव में उसने फेस्टिवल कमेटी को कहकर सुमेरा और उसकी सहेलियों से फेस्टिवल की तकरीब के लिए राब्ता किया था कि कब की गुजर चुकी थी। सुमेरा और उसकी सहेलियां न पहले उसका मसला थी न फेस्टिवल के बाद। उसके मामूलात बिल्कुल उसी तरह जारी रहे जैसे पहले थे। वो उसी तरह सारा दिन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्लासों के लिए जाता, कॉन्फ्रेंसों में शामिल होता, डिबेट सोसाइटी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता, कैफेटेरिया में बैठकर साथी तालिब इल्मों और तालबात के साथ मामूल की हल्की फुल्की गपशप करता, और रात के वक्त जब सब परिंदे अपने घोंसलों में और इंसान अपने बिस्तरों में सो जाते तो वायलिन बजाने शुरू हो जाता। KE के हॉस्टल से कभी कभार निकलता तो गवर्नमेंट कॉलेज में अपने उस्ताद डॉक्टर नजीर से मुलाकात के लिए माल पर वाक़े किसी रेस्टोरेंट में चला जाता, जहां उनसे इल्मी और अदबी मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करता, फिर नए अज़्म और जज्बे से सरशार होकर वापस अपने हॉस्टल में लौट आता। उसके खानदान में कोई था नहीं जो उससे मिलने के लिए आता। उसका अनपढ़ बाप और माँ अपनी जिंदगी के महदूद दायरे में इस तरह जकड़े थे कि उनके लिए उससे मिलने आना मुमकिन नहीं था। उसके शहर चले आने के बाद गधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके बाप पर आन पड़ी थी। अब उसके बाप को गधों के लिए चारा लाना पड़ता था। दिन में कई बार खरखरे से उनके बदन को खुरखराना पड़ता था। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लानी पड़ती थी, मिट्टी गूंदनी पड़ती थी, मिट्टी के बोते बनाने पड़ते थे, फिर चाक पर उन बोतों से बर्तन बनाने पड़ते थे, और आखिर में जब धूप में रखकर बर्तन सूख जाते थे तो उनको भट्टी में पकाना पड़ता था।
इन चीजों में कभी कभार शेरू की बीवी निग्गू उसकी मदद कर देती थी, लेकिन उसे घर के सारे काम काज करने होते थे। अल्लाह सुबह उठकर चूल्हा चौका चढ़ाना और अपने लिए और शेरू के लिए नाश्ता बनाना, फिर बर्तन धोना, रसोई में और सारे सहन में पोछा फेरना, कपड़े धोना, फिर बाजार जाकर सौदा सरफ लाना, फिर दोपहर और शाम के खाने का इत्तेमाम करना। अगर किसी हमसाये ने किसी काम के लिए कह रखा हो तो उनके घर जाकर चंद सिक्कों के लिए उनके घर का काम करना और फिर थक हार कर दिन डूबने के बाद घर आकर सो जाना। शेरू अपने काम काज से फारिग होता तो चौधरी निसार अदालत से आकर आराम करने के बाद उसके यहाँ जाता। फिर वो एक साथ नहर की तरफ सैर करने चले जाते। सैर से वापस आते तो अपने घर जाकर रात का खाना खाकर सैफू हलवाई की दुकान पर चले आते, जहां रात गए तक उनकी बाकी लोगों के साथ गपशप चलती रहती। ये ऐसे मामूलात थे जिन्हें तोड़ना उनमें से किसी के लिए मुमकिन नहीं था। शेरू, निग्गू, चौधरी निसार सब अपने अपने दायरे में जमालपुर में अपने शब-ओ-रूज गुजार रहे थे। रिजवान जब से पढ़ाई के सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज आया था, वापस जमालपुर नहीं गया था, लेकिन उसे जमालपुर के बारे में शहर आने जाने वालों से खबरें मिलती रहती थी। सुमेरा चंद सानियों के लिए उसकी तवज्जो का मरकज बनी, लेकिन फिर जमालपुर से मिलने वाली एक खबर से उठने वाले जज्बाती गर्दो गुबार में गुम हो गई। उसे किससे पता चला कि चौधरी निसार कत्ल के इल्जाम में जेल में है और उसके खानवादे ने किसी भी किस्म की कानूनी पैरवाई करने से इनकार कर दिया है। चौधरी निसार से उसकी जज्बाती वबस्तगी भी अपने बापू शेरू की तरह थी। शेरू के चौधरी निसार के साथ भाइयों जैसे तल्लुकात थे और ये तल्लुकात को आजकल में नहीं बने थे। दोनों बचपन से साथ बड़े पले थे और तबकाती फर्क के बावजूद उन्होंने बाहमी मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता बरकरार रखा था। चौधरी निसार के जेल जाने का सबब एक बंदे का उसके हाथों इत्तफाकी कत्ल था। हुआ यूं कि एक शाम खाना खाने के बाद जब शेरू और चौधरी निसार सैफू हलवाई की दुकान पर बैठे गपशप कर रहे थे, चंद मनचले लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उनमें से एक ने किसी बात पर कह दिया कि रिजवान शेरू का नहीं चौधरी निसार का बेटा है। चौधरी निसार ने आओ देखा ना ताओ एक मुक्का उसकी कनपटी पर जड़ दिया। लड़का चकरा कर गिरा तो उसका सर भट्टी पर रखी दूध की कड़ाही के ऐन किनारे पर इस तरह लगा कि खरबूजे की तरह दो टुकड़े हो गए और लड़के ने जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ दिया। चंद मिनटों में लड़के के दम तोड़ने की खबर जंगल की आग की तरह सारे जमालपुर में फैल गई। सारा गांव सैफू हलवाई की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गया। मरने वाले लड़के का तरखान बरादरी से तल्लक था, लेकिन चौधरी निसार बहरहाल गांव के नंबरदार का बेटा था। उसका खानदान भी बड़ा था, कई भाई और भतीजे थे। थोड़ी देर में तरखान बरादरी और चौधरी निसार के सब भाई भतीजे सैफू हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। चौधरी निसार चूंकि पेशावर वकील था, उसे पता था कि यह कत्ल मकतूल के इश्ताल दिलाने की वजह से बगैर इरादा वाक़ हुआ था, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। लड़के की लाश अभी सैफू हलवाई की दुकान के सामने पड़ी थी कि पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले ली और चौधरी निसार को जीप में बिठाकर तफ्तीश के लिए थाने ले गई। मकतूल के वरसा और चौधरी निसार के भाईबंद थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भिजवा दिया। चौधरी निसार के भाईबंद चले गए, लेकिन शेरू मौका के दीगर गवाहों के साथ वहीं थाने में बैठा रहा। इंस्पेक्टर चाहता था कि अदालत में चालान पेश करने से कबल मौका पर मौजूद गवाहों का बयान कलमबंद करे। शेरू को पता था कि इंस्पेक्टर ने एफआईआर में जो कुछ लिखना है, सारे मुकदमे का फैसला इसी के लिखे पर होना है। लिहाजा सबके जाने के बाद उसने इंस्पेक्टर से कहा कि चूंकि चौधरी निसार ने मकतूल को इरादा कत्ल से कत्ल नहीं किया, लिहाजा वो उसे हादसाती मौत देखे। और हकीकतन हुआ भी ऐसे ही था। मरने वाले ने चौधरी निसार पर और फिर शेरू की बीवी निको पर इतना बड़ा बुहतान लगाया था कि इश्ताल में आकर चौधरी निसार ने उसे मुक्का मारा था, जिसके नतीजे में लड़खड़ाकर गिरने की वजह से वो कड़ाही से टकराकर मरा था। अगर वो कड़ाही से ना टकराता तो अभी जिंदा होता।
इंस्पेक्टर ने कहा, देखो तुम जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मामला इस तरह है कि तुम्हें और चौधरी निसार को पता था कि मकतूल ने सैफू हलवाई की दुकान पर आना है, चनाचे तुम दोनों फैसला करके वहां गए थे कि तुमने मकतूल पर हमला करना है। इसके बावजूद मैं वही लिखूंगा जो तुम कह रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए अदा करने होंगे, वरना FIR इस तरह लिखी जाएगी जैसे मैं कह रहा हूँ, और ये रुपए मुझे तुमने अदा करने हैं, क्योंकि मैं चौधरी निसार के खानदान से कोई पैसे वसूल करने की हमाकत नहीं कर सकता। रिजवान को इन वाकयात की खबर देने वाले ने बताया था कि उसका बापू बहुत परेशान है, उसने अपना घर, अहाता और 5 गधे बेचने की कोशिश की है, लेकिन कोई उसे इन सब चीजों के लिए 40-50 हजार रुपयों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं। रिजवान ने खबर देने वाले से कहा था कि गांव वापस जाओ तो मेरे बापू से कहना कि वो घर, अहाता और गधे न बेचे, वो किसी न किसी तरह रुपयों का बंदोबस्त करके चंद दिनों में गांव आएगा और पुलिस को पैसे अदा कर देगा। पुलिस ने तहकीक के लिए कोर्ट से चौधरी निसार का 2 हफ्ते का रिमांड ले लिया। रिजवान सब कुछ बुलाकर इस फिक्र में गलता था कि किस तरह अपने बापू की मदद करने के लिए 2 लाख रुपए हासिल करें। हुकूमत की तरफ से उसे जो स्कॉलरशिप मिलता था उससे बमुश्किल उसकी अपनी जिंदगी चल रही थी। वो KE कॉलेज में एक गरीब तालिब इल्म की तरह तालीम हासिल कर रहा था। सिवाय डॉक्टर नजीर के उसकी किसी के साथ ऐसी दोस्ती भी नहीं थी कि वो उससे पैसों की बात करता। डॉक्टर नजीर भी दरवेश आदमी थे, रुपए पैसे के चक्कर में पड़ने वाले दुनियादार आदमी नहीं थे। अगर वो उनसे रुपयों के बारे में कहता तो कैसे, और वो उसे रुपए देते तो कहाँ से। कहने को तो उसने गांव के आदमी से कह दिया था कि उसके बापू को बता दे कि वो रुपयों का बंदोबस्त करेगा, लेकिन अब वो इंतहाई परेशान था और उसे रुपए हासिल करने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती थी। इसी 1.5 में कैफेटेरिया और इधर उधर स्मेरा से एक आध बार अपनी सहेलियों के साथ दिखाई दी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। स्मेरा ने रिजवान की सर्दमौरी देखी तो अपनी सहेलियों पर फट पड़ी। ये कम्हार का बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, वायलिन बजाता है, खुद को हीरो समझता है। हमने KE की रवायत के मुताबिक पहले दिन उसको मजाकन फूल बनाने की कोशिश की थी। जवाबन उसने स्प्रिंग फेस्टिवल में हमें फूल बनाने की कोशिश की। हमने उसकी चाल उस पर उल्टी तो उसने अपनी वायलिन से हमारी चाल हम पर उलट दी। लेकिन अब यह किस भद्दे पर हमारे साथ ऐसी बेइल्तिफाती कर रहा है। हाय हेलो तो दूर की बात है, आंख तक नहीं मिलाता। इत्तेफाक से रिजवान ने स्मेरा के कुछ जुमले सुन लिए। उसने एक निगाह गलत अंदाज उस पर डाली और फिर आगे बढ़कर बोला, खातूने मोहतरम, जिंदगी सिर्फ KE तक महदूद नहीं। KE और डॉक्टरी से मावरा भी एक दुनिया है जिसके अपने मसाइल हैं। गरीब लोगों को उन मसाइल से डील करना होता है। स्मेरा उसके लहजे की कसक महसूस किए बगैर न रह सकी। फौरन माजरत करते हुए बोली, रिजवान क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। रिजवान ने स्मेरा के लहजे में हमदर्दी देखी तो उसने सारी कहानी उसको और उसकी सहेलियों को सुना दी। उसकी कहानी सुनकर स्मेरा बोली, रिजवान तुम ये बताओ कि तुम्हारा मसला कैसे हल हो सकता है, 2 लाख रुपयों से या चौधरी निसार के केस के खात्मे और बाइज्जत रहाई से। रुपये तो एक जरिया है मसला हल करने का, अगर रुपयों के बगैर मसला हल हो जाए तो रुपयों की क्या जरूरत है, रिजवान ने जवाब दिया। स्मेरा ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, अगले चंद दिनों तक हर चीज ठीक हो जाएगी। ये कहकर स्मेरा ने अपने बाप कर्नल इकराम को फोन करके रिजवान की सारी कहानी सुनाई और उनसे दरखास्त की कि वो जमालपुर थाने में इंस्पेक्टर को कॉल करके बता दें कि वो जानते हैं कि वो चौधरी निसार के केस को ठीक नहज पर रखने के लिए शेरू कम्हार से 2 लाख रुपए मांग रहा है। कर्नल इकराम की इंस्पेक्टर को कॉल ने वो काम किया जो 2 लाख रुपयों ने भी नहीं करना था। चौधरी निसार को इंस्पेक्टर के कमजोर केस बनाने की वजह से अदालत ने अगले चंद दिन में जमानत पर रहा कर दिया। चंद दिनों बाद चौधरी निसार, शेरू और निग्गू रिजवान से मिलने KE कॉलेज चले आए। वो सब कैफेटेरिया में बैठे चाय पी रहे थे कि स्मेरा अपनी सहेलियों समेत वहां चली आई। रिजवान ने उसे आते देखा तो खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए बोला, स्मेरा आओ मेरे खानदान से मिलो, ये तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये मेरा कुल खानदान है, ये मेरी माँ निग्गू है, ये मेरा बाप शेरू और ये मेरे बापू के बचपन के दोस्त चौधरी निसार हैं। स्मेरा ने हाथ बांध कर सबको सलाम किया और फिर रिजवान से बोली, रिजवान मुझे तुम्हारा खानदान अच्छा लगा है।
میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے ان کی مشکل ٹل گئی۔ پھر وہ سہیلیوں کے ساتھ کیفیٹیریا کے دوسرے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ اس کے اندر بیٹھے چور کے کہہ کے دم توڑ چکے تھے اور اب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی کہہ لگا رہی تھی۔ فصل 12۔ جمال پور میں ترکھانوں کے لڑکے کے قتل کا کیس اگرچہ سمیرا کے والد کرنل اکرام کی مداخلت سے ختم ہو چکا تھا، لیکن رضوان کے اندر ایک نئی عدالت کھل گئی تھی جس میں اب اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ ایک ایسا کیس جس میں ایک ساتھ کئی کیس چلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک مقدمہ چودھری نثار کا تھا جو بچپن سے اس کے باپ کا دوست تھا، لیکن اس پر الزام تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ ناجائز جنسی تعلقات تھے۔ دوسرا مقدمہ تھا اس کے باپو کے خلاف جو اب تک اس کا باپ ہونے کا دعوے دار تھا، جس نے بچپن سے لے کر باپ کی طرح اس کی پرورش کی تھی۔ تیسرا مقدمہ تھا اپنی ماں کے خلاف جس نے اس سے اس کے باپ کی اصلیت چھپائی تھی۔ چوتھا مقدمہ تھا اس کے اپنے خلاف جسے آج تک پتہ نہیں تھا کہ اس کا حقیقتاً حیاتیاتی باپ کون ہے۔ مرنے والے نے چودھری نثار پر اس کی والدہ کے ساتھ جنسی تعلقات کا الزام کیوں لگایا تھا؟ کیا وہ شیرو اور نگو کا بیٹا نہیں تھا؟ اس کی شکل و صورت شیرو اور نگو سے ملتی تھی، عادتیں ملتی تھیں، بول چال کا انداز ملتا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز واضح طور پر شیرو اور نگو کی آواز کا ملاپ سنائی دیتی تھی۔ پھر یہ سوچ کر کہ جمال پور جیسے دیہاتوں میں اگر دو افراد میں چودھری نثار اور شیرو جیسے قریبی تعلقات ہوں تو لوگوں کا ذہن ایسی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس نے بھی اپنے ذہن کی عدالت سے اس کیس کو خارج کر دیا، لیکن وہ اس بات پر خوش نہیں تھا کہ چودھری نثار نے ایسی بات کہنے پر ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کرے، چاہے وہ کچھ بھی کہے۔ انسان پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، سب اس مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی مٹی میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کون کس طرح کس مٹی میں اگتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، ان پھولوں کی خوشبو میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ کچھ پھولوں سے ایسی خوشگوار خوشبو برآمد ہوتی ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ ان کے ارد گرد رہے، کبھی ان سے دور نہ ہو، اور کچھ پھولوں سے خوشبو کی بجائے ایسی ناخوشگوار بو برآمد ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہنے کے باوجود ان سے اتنی دور بھاگتا ہے کہ خود کو ان کے سائے سے بھی بچاتا ہے۔ ان سوچوں نے رضوان کو بہت جلد جمال پور میں رونما ہونے والے واقعہ کو بلانے میں مدد دی، اور وہ پوری تندہی سے کئی میں اپنے تعلیمی معاملات میں دوبارہ جٹ گیا۔ سمیرا اور اس کی سہیلیاں بھی ایک آدھ بار اسے ادھر ادھر دکھائی دیں، لیکن اس کا ان سے آمنا سامنا نہ ہوا۔ کے ای میں تعلیمی سرگرمیاں جاری تھیں کہ شہر میں آہستہ آہستہ موسم بہار نے سامان سفر باندھا اور اس کی جگہ گرمیوں نے جگہ جگہ اپنے خیمے گاڑنے شروع کر دیے۔ شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ ریڑی لگانے والوں نے موسم سرما کے مشروبات کی جگہ موسم گرما کے مشروبات بیچنے شروع کر دیے۔ چائے کی جگہ ٹھنڈے دودھ کی بوتلوں، کلفیوں، جامنوں اور فالسے نے لے لی۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے مختلف ٹرپوں کے پروگرام بننا شروع ہو گئے۔ رضوان نے ٹرپ پر جانے والے طلباء اور طالبات کی فائنل لسٹ دیکھی تو اس میں سمیرا اور اس کی سہیلیوں کے نام بھی شامل تھے۔ سمیرا کا نام لسٹ میں دیکھ کر رضوان کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ نہ خوش تھا نہ حیران، صرف ایک تعجب تھا کہ سمیرا کے لیے نتھیا گلی جانے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس کا خاندان اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد مری اور نتھیا گلی کے قدموں میں واقع ہے اور اسی جغرافیائی ٹرین کا حصہ ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ کراچی یا پشاور جانے والے ٹرپ کا حصہ بنتی۔ اس نے نتھیا گلی جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ کیا اسے پتہ ہے کہ وہ بھی نتھیا گلی جا رہا ہے؟ کیا وہ اس ٹرپ میں اس کی وجہ سے شامل ہوئی ہے؟ یہ سب اس کے اپنے خیالات تھے۔ سمیرا نہ اس کی وجہ سے نتھیا گلی جا رہی تھی نہ کسی اور وجہ سے۔ اس کی سہیلیاں چاہتی تھی کہ وہ چند دن اسلام آباد میں اس کے خاندان کے ساتھ گزاریں۔ چنانچہ باہمی مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نتھیا گلی والے ٹرپ کے ساتھ جائیں گی اور واپسی پر اسلام آباد رکیں گی۔ خود رضوان کے نتھیا گلی جانے کی وجہ سے خاصی دلچسپی تھی۔ خود رضوان کے نتھیا گلی جانے کی وجہ خاصی دلچسپ تھی۔
اس نے سنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر جب چاند نتھیا گلی کے جنگلوں کی سطح پر اترتا ہے تو ایسا حسین منظر جنم لیتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ نتھیا گلی جائے، رات کے پچھلے پہر جب چاند ڈلتے ہوئے درختوں کی سطح پر اترے تو وہ رات کی خاموشی میں جنگل کے پاس کھڑا ہو کر وائلن بجائے اور اس حسن کو اپنی دھنوں میں اس طرح سموئے کہ وہ اس کے وائلن کا حصہ بن جائیں۔ ویسے بھی اس کا پاکستان جمال پور سے شروع ہو کر لاہور پر ختم ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے دیگر شہروں کو بھی جانے۔ نتھیا گلی تک کے سفر میں کم از کم پنجاب کی حدود تک وہ علاقے کا ایک حصہ دیکھ سکتا تھا۔ اسلام آباد پنجاب کا سر ہے جو کشمیر کے قدموں میں رکھا ہے۔ اسلام آباد تک وہ پنجاب میں سفر کرے گا اور پھر مری کے راستے نتھیا گلی جاتے ہوئے کشمیر کے جغرافیائی حسن کے مظاہر دیکھے گا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوا تو کے ای کے طالب علموں کے تقریباً تمام علمی گردش کے گروپ اپنی مجوزہ منزلوں کی روانگی کے لیے تیار تھے۔ کراچی جانے والے طالب علموں نے ٹرین میں اسپیشل بوگی ریزرو کروا رکھی تھی، جبکہ نتھیا گلی جانے والوں نے پرائیویٹ کوچ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ بس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر گروپوں کی شکل میں تھے۔ سمیرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوچ پر سوار تھی، جبکہ باقی لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رضوان حسب معمول تنہا تھا۔ کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اور وائلن کا باکس اس کا کل سامان تھا۔ وہ کوچ میں سوار ہوا تو اس نے کوچ میں بیٹھے تمام ساتھی طالب علموں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ اس نے دیکھا سمیرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈرائیور کی کچھ پر واقع سیٹ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کوچ سائز کے اعتبار سے صرف اتنے ہی طالب علموں کے لیے تھی جتنے نتھیا گلی جا رہے تھے۔ کوچ میں صرف ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، جبکہ باقی سب سیٹیں پر ہو چکی تھیں۔ رضوان اپنے چھوٹے سے بیگ اور وائلن کے ساتھ خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بیگ اور وائلن باکس اپنی سیٹ کے نیچے رکھے اور سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی۔ رضوان کی عادت تھی کہ جب بھی اسے فراغت کے لمحات میسر آتے وہ بیرونی دنیا سے خود کو منقطع کر کے اندر کی دنیا میں غوطہ زن ہو جاتا۔ اس کے اندر کی دنیا بھی اس کی وائلن کی دنیا کی طرح انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر کا سفر عموماً مٹی کے ایک بوتے سے شروع ہوتا اور پھر وہ مٹی کا بوتا پھیلتے پھیلتے پوری کائنات کی شکل اختیار کر لیتا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ساری کائنات ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے اور ہر چیز پر نوزائیدگی کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، نیلا آسمان اور فضا میں تیرتی کہکشائیں سب اپنی آنکھیں کھول کر شعور کی پہلی کرنوں سے روشناس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسے لگتا ہے کہ وہ اس کائنات کا حصہ ہے۔ اس کا اور کائنات کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ اور کائنات دونوں ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ شعور کی اس دنیا میں موجود و عدم ایک ہو جاتے، شعور اور لاشعور ایک ہو جاتے۔ خواب میں بیداری کی اور بیداری میں خواب کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی کہ خواب و بیداری کی تمیز مٹ جاتی۔ عام طور پر یہ کیفیت رات کے سناٹے میں وائلن بجاتے پیدا ہوتی۔ اسے لگتا کہ نہ وائلن کی باؤ اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ وائلن کی تاروں پر اس کی انگلیاں ہیں۔ کائنات کی روح اس کے بازو اور انگلیوں کے ایک ساتھ حرکت کے ذریعے موسیقی تخلیق کر رہی ہے اور وہ رفتہ رفتہ وائلن کی دھنوں میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوچ میں بیٹھ کر آنکھیں موندتے ہی وہ کوچ اور کوچ میں سوار ساتھی مسافروں سے بے خبر ایک اور دنیا کی سیاہی میں دور بہت دور کائنات کے بیرونی کناروں میں تیر رہا تھا، جبکہ سمیرا اور اس کی سہیلیاں باہمی جملہ بازی سے مسلسل کوشاں تھیں کہ اسے کسی طرح ڈائلاگ میں الجھایا جائے۔ لیکن اس کے بارے میں سمیرا اور اس کی سہیلیوں کی جملہ بازی اسے حیرت کدے سے باہر لانے میں تب تک غیر مؤثر رہی جب تک ڈرائیور نے کوچ سڑک کے کنارے مسافروں کے لیے بنائے گئے ایک ریستوران کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے 15 منٹ کے لیے رکنے کا اعلان نہیں کیا۔ رضوان ڈرائیور کے اعلان سے لاشعوری دنیا سے شعوری دنیا میں آیا تو سمیرا اور اس کی سہیلیاں اس کے پیچھے والی سیٹوں سے اٹھ کر کوچ کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ سب کوچ کے سے نیچے اتر کر چند لمحے ٹانگیں سیدھی کر رہے تھے تو سمیرا کی ایک سہیلی نے رضوان سے پوچھا
کیا وہ ان کے ساتھ ریستوران میں چائے پینا پسند کرے گا؟ اس نے ان کی چائے کی دعوت یہ کہہ کر قبول کی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے ضرور پیے گا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسپرنگ فیسٹیول کی طرح مورنیاں بننے کا وعدہ کر کے غائب نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ دراصل سمیرا اس دن کے لیے اس سے معذرت کرنا چاہتی ہے، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ سمیرا کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ سب کی معذرت میں سچے دل سے قبول کرتا ہوں۔ ارے یہ کیا؟ سمیرا کو معذرت سے استثناء کیوں؟ اور ہماری معذرت کی قبولیت چیمانی دارت؟ وہ سب بیک زبان چہچہا اٹھی۔ سمیرا نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ میں زندگی بھر اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو ناکافی ہے، اور میں احسان فراموش انسان نہیں، اس کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ رضوان 15 منٹ کی بریکس ہے، تم زندگی بھر کا بکھیڑا نپٹانے چل نکلے ہو، چلو چائے پئیں، ورنہ ڈرائیور نتیا گلی تک اور کہیں نہیں رکے گا۔ انہوں نے شرارت امیز لہجے میں رضوان کو ریستوران کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، پنجاب کی گرمیوں میں پیاس کو جس طرح چائے بجھاتی ہے کوئی اور مشروب نہیں بجھاتا۔ بہت سے لوگ اس خیال سے کسی اور ٹھنڈے دودھ کی بوتلیں پیتے ہیں کہ ان سے پیاس بجھے گی، حالانکہ ان سے پیاس اور بڑھتی ہے، جبکہ چائے کے ایک کپ کے بعد کئی گھنٹوں تک پیاس نہیں لگتی۔ اس نے سمیرا اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ ریستوران میں ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سمیرا نے رضوان کی تائید کی، اور ایک بار جب وہ کسی لسی یا ٹھنڈے دودھ کی بوتل پیتے ہیں تو پھر اپنا اور پینا چاہتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں چائے کے ایک کپ کے بعد دوسرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ ارے یہ ہم کیا انقلاب دیکھ رہے ہیں؟ رضوان اور سمیرا کی چائے کے کپ کے برابر میں رائے ایک ہو گئی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں ان کی رائے کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ سمیرا کی ایک سہیلی نے ٹیبل کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے پیٹتے ہوئے کہا۔ رائے ایک یا دو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رائے کا اختلاف انسانی ذہن کا حسن ہے۔ دو انسان جب ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں ہوں، اور اس کے جواب میں دوسرا کہتا ہے اگر تم ہو تو میں بھی ہوں۔ سمیرا نے اپنی سہیلی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، اور پھر رضوان سے بولی، رضوان ہم سب تمہیں ایک ساتھی طالب علم، ایک ذہین انسان اور ایک انتہائی ماہر وائلنسٹ کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن تفصیل سے تمہاری زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کیا تم ہمیں تفصیل سے اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ سمیرا، میری زندگی میں سوائے تم نے جو 3 جملوں میں کہا ہے کچھ نہیں، بلکہ اپنے دوسرے جملے میں تم نے جو ذہین کا لفظ استعمال کیا ہے وہ بھی ظاہر استعمال کیا ہے۔ میں صرف انسان ہوں، ذہین بالکل نہیں۔ ذہانت ایک انسانی اصطلاح ہے، اضافتوں کے بیجا استعمال سے چیزوں میں اشتراک میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اختلاف انسانی ذہن کا حسن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سماجی عمل ازداد کے اشتراک سے آگے بڑھتا ہے۔ خالی خولی اختلاف سے سماجی عمل انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آپ اگر میری زندگی کی کہانی سننا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ سب مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ اس سے پہلے کہ سمیرا کچھ کہتی، ڈرائیور نے سب طالب علموں کو کوچ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ ریستوران کا بل ادا کر کے کوچ میں جا بیٹھے۔ کوچ میں بیٹھتے ہی سمیرا کی سہیلیوں میں سے ایک نے ایک ساتھ بیٹھے طالب علموں سے درخواست کی کہ اگر وہ رضوان کے ساتھ اپنی سیٹ بدل لے تو اس کی مہربانی ہوگی، کیونکہ وہ اور اس کی سہیلیاں رضوان کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ رضوان نے نامحسوس انداز میں طالب علم کو ہاتھ کے اشارے سے سیٹ بدلنے سے منع کر دیا، اور خود آنکھیں موند کر اندرونی دنیا کے سفر پر نکل کھڑا ہوا، جبکہ کوچ دوبارہ نتیا گلی کی طرف چل پڑی۔ فصل 13۔ دن ڈھلے کوچ نتیا گلی پہنچی تو سارے طالب علم سفر کی طوالت سے تھک چکے تھے۔ ان کے رہنے کے لیے کالج انتظامیہ نے ٹورزم کے ریسٹ ہاؤس میں اہتمام کر رکھا تھا۔ برف ابھی تک سڑکوں کے گرد موجود تھی، ہوا خنک تھی، چنانچہ سب طلباء و طالبات نے جلدی سے کوچ سے اپنا سامان اٹھا کر سستانے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی راہ لی۔
रेस्ट हाउस की तामीर इस तरह की गई थी कि हर कमरे से पहाड़ियों के उतार चढ़ाव पर दूर तक उगे चीड़, शाबलोत और देवदार के दरख्तों का मंजर देखा जा सकता था। रेस्ट हाउस के इंचार्ज ने सब तलबा और तालबात को कमरों में जाने से पहले नथ्या गली के जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में बताया। उसका कहना था कि इन जंगलों में हर तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें चीते और जंगली बिल्ले खतरनाक हैं, लेकिन आज तक किसी चीते या जंगली बिल्ले ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। तमाम यहाँ पाए जाने वाले बंदर काफी शरारती हैं। वो अक्सर घरों से खाने पीने का सामान और कभी कभार कपड़े चुरा ले जाते हैं। बनियान और अंडरवियर से खेलना उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभार जंगल की गहराई से कोई एक आध शेर इधर आ निकलता है जो रातों की तन्हाई में दौड़ता है तो दिल दहल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वो शेर चीतों और जंगली बिल्लों की तरह रहायशी इलाके से दूर रहता है। और आज तक कभी कोई ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ कि भटक कर आने वाले किसी शेर ने किसी पर हमला किया हो या किसी को जख्मी किया हो। उसने बिस्तरों में पाए जाने वाले खटमलों के बारे में भी तालिब इल्मों को वार्निंग दी। उसने उन्हें बताया कि रेस्ट हाउस में पूरी कोशिश की जाती है कि खटमल दुआओं के जरिए बिस्तरों को उनसे पाक रखा जाए, लेकिन मौसम की मुनासिबत की वजह से वो बसूरत बिस्तरों में पैदा हो जाते हैं। हर कमरे में खटमल स्प्रे रखा है, अगर कहीं को खटमल दिखाई दे तो फौरन स्प्रे कर दे। ये स्प्रे बू से पाक है, इसके इस्तेमाल से ना आपको बू आएगी ना इसका आपके जिस्म पर कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हर किस्म के केमिकल रिएक्शन से पाक है। इससे आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का भी कोई खतरा नहीं है। उसने तालिब इल्मों को यही बताया कि उनके क़याम के दौरान नाश्ते और डिनर का इंतजाम रेस्ट हाउस में होगा। नाश्ता और डिनर उनके पैकेज में शामिल है, लेकिन लंच के बारे में उन्हें नाश्ते के वक्त इत्तला देना होगा। जितने तालिब इल्म यहाँ रेस्ट हाउस में लंच करना चाहेंगे तो उसका इंतजाम कर दिया जाएगा। चंद घंटे अपने कमरों में आराम के बाद तकरीबन सभी तलबा और तालबा गर्म पानी से शावर लेने के बाद रेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में खाने के लिए जमा हुए तो डाइनिंग हॉल उनके शोरगुल से भर गया। सब अपने दोस्तों के साथ खाने की टेबलों पर बैठकर बातों में मसरूफ हो गए। सुमेरा और उसकी सहेलियों ने रिजवान को अपने साथ बैठने की दावत दी, जो उसने बखुशी कबूल कर ली। उन्होंने दोबारा गुफ्तगू वहीं से शुरू की जहां इसका सिलसिला कोच के रेस्ट स्टॉप वाले रेस्टोरेंट में टूटा था। सुमेरा और उसकी सहेलियां रिजवान के बारे में जानना चाहती थी, उससे उसकी कहानी सुनना चाहती थी, जबकि वो चाहता था कि इससे पहले कि वो अपने बारे में कुछ कहे, सुमेरा और उसकी सहेलियां अपनी अपनी कहानी पेश करें। पहले आपके चक्कर में रेस्ट हाउस के बैरों ने खुराक मेजों पर चुन दी। डाइनिंग हॉल में पहले सिर्फ इंसानी शोर था, अब चमचों और प्लेटों का शोर भी इसमें शामिल हुआ, तो एक दूसरे की बात सुनना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इसलिए गुफ्तगू का रुख संजीदा बातों से हल्के फुल्के मजाकों की तरफ मुड़ गया। सुमेरा और उसकी सहेलियों ने अपने अपने अजीजों अकारब के खाने पीने की आदतों के हवाले से खूब जोक सुनाए, जबकि रिजवान ने जमालपुर के शब रोज के हवाले से उन्हें बताया कि इस्लामाबाद और लाहौर से बाहर भी लोग जीते हैं और उनकी जिंदगियां भी उसी तरह गम और खुशी के धूप छांव में गुजरती हैं जैसे बड़े शहरों में रहने वालों की। रिजवान जब सुमेरा और उसकी सहेलियों को बता रहा था कि किस तरह वो सुबह उठकर गधों को चारा डालता था, पानी पिलाता था और अपने बापू के लिए मिट्टी के बोते बनाता था ताकि वो उन्हें चाक पर चढ़ाकर मुख्तलिफ शक्लों में डाल सके, तो सुमेरा और उसकी सहेलियां हैरत से उसका मुंह तक रही थी। वो उन्हें बता रहा था कि गधे किस तरह पसंदीदा चारे से खुश होते और कैसे नापसंदीदा चारे पर नाखुशी का इजहार करते हैं, कैसे एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हैं, किस तरह नर और मादा गधे सरमस्ती के आलम में एक दूसरे के साथ मुंह जोड़कर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, फिर कैसे ये सरमस्ती जिनसी अमल पर मुंतज होती है। सुमेरा और उसकी सहेलियां पूरे इन्हमाक से रिजवान की गुफ्तगू सुन रही थी। अगर आम पाकिस्तानी लड़के और लड़कियां खाने की मेज पर बैठे होते तो शायद ये गुफ्तगू मुमकिन न होती, लेकिन वो सब मेडिकल साइंस के तालिब इल्म थे। उनके लिए जिनसी अमल के बारे में गुफ्तगू में वो मसाइल हाल नहीं थे जो अमूमन इस उम्र के गैर साइंसी मज़ाहिर के तालिब इल्मों में होते हैं। सुमेरा और उसकी सहेलियों की
अपने अजीज़ों अकारब के खाने पीने की मज़ाहिया आदतों से शुरू हुई और रिजवान की नर और मादा गधों के जिनसी तल्लुकात से होते हुए पौधों, परिंदों और जानवरों के जिनसी तल्लुकात तक फैल गई। सुमेरा की एक सहेली ने कहा, मर्दों का जिनसी रवैया मुर्गों और चिड़ों से मिलता है। रिजवान ने कहा, सब मर्दों का जिनसी रवैया मुर्गों और चिड़ों से नहीं मिलता। ज्यादातर मर्द एक औरत के साथ खुश रहते हैं और सारी जिंदगी इंतहाई दयानतदारी के उसके साथ गुजार देते हैं। उसके साथ मिलकर बच्चों की पैदाइश और परवरिश में अपना जरूरी किरदार अदा करते हैं। सुमेरा ने रिजवान की बात सुनकर कहा, उसकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन ज्यादातर मर्द औरतों और बच्चों को अपनी मलकियत समझते हैं और उनमें इजाफे के लिए कोशिश रहती है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मर्दों ने आज तक इस दुनिया में जितनी इजाजत की हैं, जितनी जंगें की हैं, जितने मजहबों को जन्म दिया है, जितने फलसफे तराशे हैं, जितने कवानीन बनाए हैं, जितनी हुकूमती इदारे बनाए हैं, सब औरतों पर अपनी बरतरी मसल्लत रखने के लिए बनाए हैं, तो गलत नहीं होगा। रिजवान ने सुमेरा की बात सुनी तो खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर हंसता चला गया। सुमेरा और उसकी सहेलियों ने रिजवान से उसके हंसने का सबब पूछा तो कहने लगा, सुमेरा ने जिस तरह दुनिया में हर चीज का तल्लक मर्द की औरत पर बदतरी काम रखने की ख्वाहिश से जोड़ दिया है, वो हैरान कुन है। सुमेरा भूल गई कि मर्द गधों से ज्यादा बेवकूफ जानवर है, जो औरत की एक निगाह गलत अंदाज पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपनी जिंदगी तक हार जाता है। इन्हीं बातों में डिनर इख्तिताम पजीर हुआ तो बैरों ने चाय के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के सामने चाय की कप, शुगर, कहवा और दूध दानियां रख दी। उस वक्त नथिया गली के चंद पहाड़ी लड़के और लड़कियां हाथ में सादा मकामी देहाती साजों की लय पर मलका पुखराज का पहाड़ी गीत अल्लाह बेलवा हो गाते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो सब तालिब इल्मों ने सारी गुफ्तगू छोड़कर उनके साथ आवाज मिलाकर अल्लाह बेलवा हो गाना शुरू कर दिया। पहाड़ी लड़कों और लड़कियों ने रात ढले तक उन्हें अपने गीतों से महसूस किया। फिर सारे तालिब इल्म उठकर सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा आपकी खिदमत में अगली किस्त के साथ हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़।